मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेजीदां दोस्त, माने या न माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। जब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लान की जरूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकते। यहाँ गुल्ली-डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेज़ी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएँ, जो बिना दाम-कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेज़ी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो? ठीक है, गोली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर टूट जाने, तिल्ली फट जाने, टाँग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई ऐसे दोस्त हैं, जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। खैर, यह अपनी-अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली-डंडे बनाना। वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों की जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई-झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत-अछूत, अमीर-गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चौंचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश न थी। यह उसी वक़्त भूलेगा जब घरवाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो ज़रा-सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला-लंबा, बंदरों की सी लंबी-लंबी, पतली-पतली उँगलियाँ, बंदरों की सी ही चपलता, वह झल्लाहट। गुल्ली कैसी भी हो, उस पर वह इस तरह से लपकता था, जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ-बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह जाए, उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गुइयाँ बना लेते थे। एक दिन हम और गया दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं। पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र निहित न होने पर भी क्षम्य है। लेकिन गया अपना दाँव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनुनय बिने का कोई असर न हुआ। गया ने दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, "मेरा दाँव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन गए। पदने के बगैर क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूँ? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊँ, न पीने जाऊँ। हाँ, मेरा दाँव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? हाँ, मेरे गुलाम हो। घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर लेते हो? घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाँव दिया है, दाँव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया, तब मैंने खाया। मैं तुमसे माँगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे, मैं दाँव न दूँगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाँव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, वह मेरा अमरूद यूँ ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, "मेरा दाँव देकर जाओ। अमरूद-समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था। वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था। वह मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी। उसने उससे कड़ी गाली दी और गाली ही नहीं दी, 2-1 चाँटा जमा दिया। मैंने उसे दाँत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। भागा। मैंने तुरंत आँसू पोंछ डाले। डंडे की चोट भूल गया और हँसता हुआ घर जा पहुँचा। मैं थानेदार का लड़का, एक नीच जात के लौंडे के हाथों पीट गया। वह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की।
उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछड़ जाने का बिल्कुल दुःख न हुआ। पिताजी दुखी थे, यह आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थीं, यहाँ सब चीज़ें सस्ती थीं और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव-सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों से जीत उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे-ऐसे ऊँचे घर हैं कि आसमान से बात करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों की पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आँखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊँचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं। क्या समझेंगे? उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे, तुम भगवान हो। भाई जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुज़र गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुँचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठीं कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आँखें किसी प्यासे पथिक की भाँति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थीं। पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था, वहाँ पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था, वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता, तो मैं इसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उन पुरानों मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थीं, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊँ और कहूँ तुम मुझे भूल गई। मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली-डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊँचा अफ़सर हूँ। साहबी ठाठ में, रोब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, "क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है?" एक लड़के ने गुल्ली-डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, "कौन गया? गया चमार?" मैंने यों ही कहा, "हाँ, हाँ, वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ, वही तो। ज़रा उसे बुला ला सकते हो?" लड़का दौड़कर गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देह को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊँ, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, "कहो गया, मुझे पहचानते हो?" गया ने झुककर सलाम किया, "हाँ मालिक, भला पहचानूँगा क्यों नहीं। आप मज़े में रहें।" "बहुत मज़े में, तुम अपनी कहो।" "डिप्टी साहब का रईस हूँ। मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए। आप?" "मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ।" "सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। अब कभी गुल्ली-डंडा खेलते हो?" गया ने मेरी ओर प्रश्न की आँखों से देखा। "अब गुल्ली-डंडा क्यों खेलूँगा सरकार? अब तो पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना हम पदेंगे। तुम्हारा एक दाँव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो।" गया बड़ी मुश्किल से राज़ी हुआ। वह ठहरा, टके का मज़दूर, मैं एक बड़ा अफ़सर। हमारा और उसका क्या जोड़? बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा? पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जानें बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेलेंगे। वहाँ और कोई देखने वाला न बैठा होगा। मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर खाएँगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मज़ाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, वही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें हमारी कभी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेंपता हुआ बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किस लायक हूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती? मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा डंडा तो जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह! वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब न आदर-सम्मान में पाता हूँ, न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ अबकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आप जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने-बाएँ कहीं हो गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुँचती थी। जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो।
नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, जो गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे क्या प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह-तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। पहुँच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालाँकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती वह ज़रा दूर पर गिर पड़ती, तो मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा टाँड़ लड़ाता। गया वह सारी बेकायदियाँ देख रहा था, पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे-कानून भूल गए हों। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर तन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं, कभी दाहिने जाती है, कभी बाएँ, कभी आगे, कभी पीछे। आधे घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धाँधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष न प्रकट किया। "न लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता?" "नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल थी कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दनों पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया।" सहसा गुल्ली फिर डंडे में लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छिड़ी हो। इस प्रमाण के सामने जब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे उस वक़्त भी न हो सका, लेकिन क्यों न एक बार सच को झूठ बताने की चेष्टा करूँ। मेरा हरज क्या है? मान गया तो वाह-वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पधाना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूँगा, फिर कौन दाँव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, "लग गई, लगी।" टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, "तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा।" टन से बोली है सरकार, "और जो किसी ईंट में लग गई हो।" मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली-डंडे में ज़ोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी, तो मैंने बड़ी उदारता से दाँव देना तय कर दिया। गया ने कहा, "अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो।" मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, या न जाने कितनी देर पदावे, इसलिए इसी वक़्त मुँह-आपला साफ कर लेना अच्छा होगा। "नहीं, नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाँव ले लो। गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं।" गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाँड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दाँव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा भर पड़ा, पर 1 मिनट ही में अपना दाँव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। "एक दाँव और खेल लो। तुम पहले ही हाथ में पहुँच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया। क्या कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया?" हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते-जलते पड़ाव पर पहुँच गए। चलते-चलते बोला, "कल यहाँ गुल्ली-डंडा होगा, सभी पुरानी खिलाड़ी होंगे। आप भी आओगे? जब आपको फुर्सत हो, तभी खिलाड़ियों को बुलाऊँ।" मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा-बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाँड लगाता तो गोली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी, आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पढ़ाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गोली 200 गज की खबर लाती। पढ़ने वालों में एक युवक ने धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली रोक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी, पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो ज़रूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था, जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धाँधली की, बेईमानियाँ की, पर उसे ज़रा भी क्रोध न आया। इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था। वह मुझे पढ़ाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अफ़सर हूँ, यह अफ़सरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज़ पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था, तब मैं उसका समकक्ष था। हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ।